हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर 1 के बारे में, जो कि अभी 20 अगस्त को हाल ही में हुआ था और उसकी आंसर की वगैरह आ चुकी है। तो आज की हम जो बात करने वाले हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में ही बात करेंगे। यानी कि आज 30 क्वेश्चंस हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। मैंने भी अभी हाल ही में 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था, मैंने पेपर दिया था और सीडीपी में मेरे 29 मैंने जो है स्कोर किए हैं। जस्ट एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस चीज़ को शेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में अपना एक्सपीरियंस भी बताती रहूँगी आपको कि मैंने कैसे और कहाँ कहाँ से तैयारी करी। क्योंकि सीडीपी में एक ही नंबर ही मेरा रह गया था, वो भी पता नहीं किस दिमाग से मैंने उस पर टिक लगा दिया था। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि साथ साथ में आपको आंसर्स भी मैं बताने वाली हूँ, प्लस आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अगर आपकी सीडीपी की स्पेशली बात करें तो आपके नंबर कम आते हैं, तो क्यों नंबर आपके कम आते हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, थोड़ा सा मैं आइडिया अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि ये जो इसमें टिक लगे हुए आंसर्स में, ठीक है, कुछ कुछ में ठीक आंसर लगे हुए हैं, क्योंकि ये मेरी पीडीएफ नहीं है, मेरी फ्रेंड की है। तो मैंने अपना जो पेपर दिया था वो मेरा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड से ये पीडीएफ मांगी है। चलिए, तो हम बात करते हैं। बाकी मैं आपको जो आंसर बताने वाली हूँ उस पर फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बात बताने वाली हूँ। और लास्ट में मैं अपनी जो मेरा जो सीटेट का रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हैं। बाकी चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल आता है वो है, लैब वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे जो है आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन, इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको पता है कि जो लैब वाइगोत्स्की हैं वो क्या करते हैं, वो कोलैबोरेशन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, जो लैब वाइगोत्स्की हैं वो कोलैबोरेशन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में, ठीक है, सोशल जो इंट्रैक्शन होती है उसके बारे में ये ज़्यादा बात करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SCL कहते हैं। तो उसके बारे में ये ज़्यादा बात करते हैं। तो यही लिख रखा है कि लैब वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के जो संकल्पनात्मक योग्यताएं होती हैं उसके विकास में जो सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाता है वो निभाता है हमारा सहकर्मी सहयोग, यानी कि पीयर कोलैबोरेशन जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी जो शर्ट है उसको एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जीववादी चिंतन, यानी कि एनिमिस्टिक थिंकिंग। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो जीन पियाजे है उन्होंने अपनी जो थ्योरी हमारे सामने दी थी, तो जिसमें उन्होंने ये चीज़ बात करी थी कि जो एनिमिस्टिक होता है, जो एनिमिज्म होता है, एनिमिज्म क्या होता है, उसमें बच्चे को क्या लगता है कि जो भी उसके सामने चीज़ है ना वो जिंदा है, चाहे वो गुड़िया है, चाहे कोई खिलौना है, चाहे कोई भी चीज़ है, वो हर चीज़ को अपने मुंह में डाल लेगा खाने के लिए। ठीक है, और उसको ये चीज़ लगेगा कि वो चीज़ जिंदा है। तो यहाँ पे 4 वर्ष की अपर्णा है, तो आपको पता है कि 2 से 4 वर्ष की जो अर्ली स्टेज, हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है 2 से 4 वर्ष की, तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो एनिमिज्म का शिकार होते हैं। उनके लिए हर चीज़ जो होती है वो जिंदा ही होती है। जैसे गुड़िया को कपड़े पहनाते हैं या कार चलाते हैं, कहीं कार टूट जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि इसको दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर कोई चींटी मर जाती है या हम ज़मीन को थप्पड़ मार देते हैं बच्चों को चुप कराने के लिए, तो वो बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसको भी दर्द हुआ होगा, है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लैब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है, यानी इनर स्पीच की बात यहाँ पर की जाती है। यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती है, प्राइवेट स्पीच आ जाती है और इनर स्पीच आ जाती है। इनर स्पीच क्या होता है, इसमें हम अपनी मन ही मन में अपनी जो काम होते हैं ना उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं, और प्राइवेट स्पीच वो होती है जिसमें हम बोल कर अपने काम को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो लैब वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच की बात करी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इज़ अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। तो इनर स्पीच में क्या होता है कि बच्चा जो है अपने आप ही मन में सोच के क्या करता है, अपने जितने भी काम होते हैं उनको वो रेगुलेट कर रहा होता है, उनको एक्शन को बोल रहा होता है कि हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एक जो दर्शन शास्त्री होता है, जो फिलोसोफर होता है, वो क्या करता है, वो अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जानता है।
जैसे ऑप्शन 4 में लिखा है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल वो इंटेलिजेंस होती है जिसमें आप अपने खुद को जानते हो, ठीक है, अपने इमोशंस कहाँ हैं आपके, कब आपको सैड फील हो रहा है तो क्यों फील हो रहा है, आप खुशी महसूस कर रहे हैं तो क्यों महसूस हो रही है। कई बार हमें गुस्सा भी आ रहा होता है और हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा होता है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल क्या होता है, जो फिलोसफर होते हैं उन्हें अच्छे से अपने बारे में पता होता है कि वो ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। फिर है मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है। जो मूर्तिकार होता है उसके पास स्पेशल जो एक इंटेलिजेंस होती है उसके पास होती है, क्योंकि वो मूर्ति बनाने से पहले क्या करता है, अपने दिमाग में मूर्ति बनाता है, फिर वो अपने हाथों से जो एक मटेरियल मूर्ति होती है वो बनाना शुरू करता है। और जो होम डेकोरेटर की हम एग्जांपल ले लेते हैं, होम डेकोरेटर क्या करता है, उसको एक खाली रूम दे देते हैं, वो रूम को ऐसे नहीं कि सीधा जो है उसको डेकोरेट करने लग जाता है। वो क्या करता है, सबसे पहले माइंड में उस होम को डेकोरेट कर रहा होता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ लगानी, ये चीज़ ऐसी अच्छी लगेगी, ये कलर इस पर अच्छा लगेगा। तो इस तरह की जो एक चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे हम उसकी बात करते हैं, जो इंजीनियर होते हैं जब उन्हें कोई बिल्डिंग बनाने का काम दिया जाता है तो वो पहले स्केच बनाते हैं उसका पूरा, है ना, उसके बाद बिल्डिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चा जब फेल होता है किसी परीक्षा में तो वो किसी और को दोष नहीं देता, वो अपने आप को अंदर ही महसूस कर रहा है कि मैंने ही पढ़ाई नहीं करी, इसी वजह से वो फेल हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। तो यहाँ पर बच्चा किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा है, अपने पेयर्स को ब्लेम नहीं कर रहा है, अपने टीचर्स को ब्लेम नहीं कर रहा है, वो खुद को ही बोल रहा है कि मैंने ही नहीं पढ़ाई करी थी और इसीलिए मैं परीक्षा में फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लिखा है कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ जो है वो कैसे बनती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, अपने ही जो थॉट है, अपने ही जो विचार है उस पर वो ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। तो वह लिखा है कि जब बच्चा कक्षा की क्रियाएं करता है, कक्षा की जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी करता है और घर पे आके सोचता है कि मैंने उससे क्या सीखा, ठीक है, मतलब अपने जो भी एक्सपीरियंस थे उनके बारे में सोच रहा होता है, अपनी क्रियाओं के बारे में अपनी समझ बता रहा होता है। वो ये सोचता है घर आके कि मैंने इससे क्या सीखा, मेरे बिहेवियर में क्या चेंज आया। तो इसका राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन हमारा लिखा हुआ है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप किसी भी देश में देख लो, ज़्यादातर यही होता है कि लड़कियों को गुड़ियाँ खेलने के लिए दिया जाता है, या लड़कियाँ ही गुड़ियों की ओर आकर्षित होती हैं और लड़के जो है वो कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अब इसका रीज़न दे रखा है, ऐसा बच्चे क्यों करते हैं। तो रीज़न है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बच्चे जो है वो इस तरह के व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे अपने आसपास के जो सराउंडिंग है उसको देखते हैं, ठीक है, वहीं से वो सीखते हैं। उनको दिखता है कि जो हमारी मम्मी है वो घर का काम कर रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो अपनी लाइफ में भी वही प्रोसेस अपनाना शुरू कर देते हैं। और घर वाले भी बच्चों के साथ वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों को गुड़ियाँ लेके आते हैं, लड़कों के लिए कार लेके आते हैं, और उस तरह से लड़के के दिमाग में भी ये थॉट बन जाता है कि मेरी बहन तो बाइक चला ही नहीं सकती है, या लड़कियों के भी ये थॉट प्रोसेस जो है बन जाता है कि मैं तो बाइक नहीं चला सकती, मैं तो घर का काम कर सकती हूँ, मुझे रोटी बनाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे इस तरह का जो व्यवहार करते हैं ना वो अपने सराउंडिंग की वजह से ही आता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 होगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा कथन जो है इसमें लिखा है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमारे जो टीचर्स हैं और उनसे भी ज़्यादा जानकार जो भी लोग हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं
हैं तो हमारी जो समझ है और हमारा जो कौशल है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है, हमें गाइडेंस मिल सकती है। इसका कारण क्या है? कारण है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक होता है। आप एक बच्चे को चार दीवारी में रख दें, उसको किताबें दे दें, वो उतना नहीं सीख पाएगा जितना आप उस बच्चे को बाहर के माहौल में घुलने मिलने देते हैं, उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने देते हैं, उन्हें घूमने जाने देते हैं। आप शादी ब्याह में फंक्शंस में लेके जाते हैं या कोई भी हमारा रिचुअल होता है उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ से जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सीखता है जितना कि वो उन चार दीवारी में किताबों से नहीं सीख पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9 आता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की जो है वो क्या कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने ये कहा था कि जो भाषा का विकास होता है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है ना, वो हमारी जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसका जो है वो डेवलपमेंट करता है। इनका कहना है कि हमें जब ज़्यादा लैंग्वेजेस आ जाती हैं तो हम अपने दिमाग को और ज़्यादा चलाने लग जाते हैं, क्योंकि आप अगर एक भाषा को जानते हैं तो आप उसी चीज़ के बारे में जानते हैं। आप 5-6 भाषाएँ जानते हैं तो उतनी ही 5-6 भाषाओं वाले लोगों से बातचीत भी तो कर पाओगे, है ना, उनके कल्चर को, उनके जो भी इन्वेंशंस हैं उनको समझ पाओगे, उनको जान पाओगे। तो इसीलिए इनके अकॉर्डिंग, सिर्फ लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि जब हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी और ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो लॉरेंस कोलबर्ग है उसने लेवल 3 दिए थे। ठीक है, लेवल 3 दिए थे, स्टेजेस 6 दिए थी। हर एक जो लेवल है, जैसे 3 लेवल हैं तो एक लेवल में 2 स्टेज, दूसरे लेवल में फिर से 2 स्टेज और तीसरे लेवल में फिर से 2 स्टेज, इसलिए लेवल 3 है और 6 स्टेजेस हैं। तो उसमें से लेवल पूछा है तो हमारा जो ऑप्शन हमारा लेवल आ जाता है कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि पारंपरिक जो स्तर होता है, इस स्टेज पर आकर बच्चे को लगता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जो समाज के अपेक्षाओं के अनुरूप ही हों, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर हम समाज के विरुद्ध जाके कोई भी काम करते हैं तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह की थॉट प्रोसेस बच्चों की इस स्टेज पे आकर बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। बच्चों को जितना ज़्यादा आप ब्रेनस्टॉर्म करने का मौका देंगे, बच्चे उतना ही ज़्यादा अपने जो माइंड है उसको चलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, बच्चों से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बच्चों आज आपने कभी पतंग देखी है, कैसी बनती है? तो बच्चे वो चीज़ देखी भी होती है और सोचने भी लग जाते हैं कि हाँ मैंने पतंग देखी थी, मैंने अलग अलग कलर की पतंग देखी थी, वो लकड़ी से बनती है, उसमें पन्नी का इस्तेमाल किया जाता है, लिफाफे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कलरफुल जो लिफाफा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चा अपना दिमाग चला रहा होता है। तो जितना आप बच्चों को दिमाग चलाने का मौका देंगे उतना ही उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो पाएगी, और कोई भी प्रकार की आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग दे दोगे तो वो सोचने पर मजबूर हो ही जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि बच्चों को आप क्लास में जा रहे हो और लेक्चर देते जा रहे हो, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो उनके दिमाग में कितना जा रहा है। तो बच्चों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक यानी कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है वो किस पर बल देती है? वो देती है हमारे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। जब आप बच्चों को कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करके सिखाते हैं, जैसे आपने बच्चों को गार्डनिंग के बारे में सिखाना है तो आप बच्चों को गार्डन में ले जाइए, वहाँ बच्चों से सफाई करवाइए, थोड़े से पेड़ लगवाइए, जो पेड़ लगाने की प्रोसेस समझानी है तो आप खुद बच्चों को बोलो कि बच्चों मैं बताता हूँ आप पेड़ लगाओ। तो बच्चों ने एक्सपीरियंस करके सीखा है तो बच्चा क्या करेगा, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कर पाएगा, और वो चीज़ हमेशा उसको याद भी रहने वाली है और दूसरों को भी आराम से समझा सकता है। लेकिन किताब से सिर्फ सुनकर ही बच्चा उतनी जल्दी उसकी जो मेमोरी है वो नहीं लॉन्ग टाइम तक रहने वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आता है, निम्नलिखित 13 आता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो इसमें कथन दे रखा है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर टीचर जो है बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्लासरूम का बनाकर रखेगा तो बच्चे बिना डरे टीचर से किसी भी चीज़ का सवाल कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की उनकी जो लालसा है वो बढ़ती चली जाएगी। तो क्लास में जो टीचर है उसको एक पॉजिटिव बिहेवियर क्यों बनाना चाहिए, इसका कारण दे रखा है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बस आपको बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। बच्चा जो है चलने में बिल्कुल सक्षम है, लेकिन जाना किस रास्ते पे है वो आप बता सकते हैं कि बेटे आपको इस रास्ते पे चलना चाहिए, आपको जल्दी इसमें जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाएगी। तो यही होता है बच्चों का हाल कि बच्चे हर चीज़ में कैपेबल होते हैं, वो लैंग्वेज सीखने में भी कैपेबल होते हैं, लेकिन लैंग्वेज सिखानी आपको पड़ेगी, बच्चा आराम से सीख जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है, ठीक है, जो कारण है वो एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, यानी लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग जो है कौन सी प्रोसेस है जो कि हमारा योगदान नहीं देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गैर प्रासंगिकरण यानी कि डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन। बस यही एक क्वेश्चन था मेरा जो कि गलत हुआ था, बाकी मेरे सारे आंसर ठीक हुए थे। बस ये क्वेश्चन में मैंने जो टिक लगा दिया था वो लगा दिया था मैंने कैटेगराइजेशन पे। ठीक है, तो मेरा यही क्वेश्चन था जो कि गलत हुआ था, बाकी सारे मेरे ऑलमोस्ट ठीक हुए थे। तो 14 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 15 हमारे पास आता है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स। आपको पता है कि 2 टाइप की हमारी मोटर स्किल्स होती है, एक फाइन मोटर स्किल्स होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है। फाइन जो होती है वो हमारी मांसपेशियाँ, जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जैसे हमारी हाथ की उंगलियां हैं, हमारी आँख है, ये क्या है, ये फाइन है। फाइन मतलब बिल्कुल छोटी छोटी। और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ, जैसे हमारा पूरा हाथ हो गया, हमारी पूरी टांगें हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा है जो कि ग्रॉस मोटर स्किल्स है जिसमें बड़ी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी ही है, क्योंकि आप पैर से किसी चीज़ को काट रहे हो तो छोटी छोटी उंगलियों से तो काट रहे हो, आप किसी चीज़ की बुनाई कर रहे हो तो छोटी छोटी उंगलियों से तो कर रहे हो, आप किसी कागज़ पर एक कोई चीज़ रेखा खींच रहे हो तो वो भी आप छोटी छोटी उंगलियों से ही पेंसिल पकड़ के कर रहे हो, लेकिन तैरने में आपका पूरा हाथ जो है बड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांत का पालन करती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल कौन सी डेवलपमेंट होती है, जो कि सिर से लेकर पैर तक होती है, यानी कि जो ऐसी डेवलपमेंट जो कि सिर से शुरू होती है। आपको पता है जब बच्चा माँ के कोख में जब बच्चा बनना शुरू होता है तो सबसे पहले उसका सिर बनता है, उसके बाद उसके बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सेफेलोकॉर्डल 2 टाइप की होती हैं अपनी, एक तो सेफेलोकॉर्डल होता है जो कि सिर से लेकर पैर तक डेवलपमेंट होती है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल वो होता है जो कि हमारे दिल से लेकर, हमारी छाती से लेकर हमारे हाथ पैर तक की जो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रारंभिक वाले अवस्था में वृद्धि और सोच डैश है, जबकि मध्य वाले अवस्था में वृद्धि और सोच डैश है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताती हूँ। देखो, सबसे पहले में लिखा है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था, यानी कि इन्होंने बोला है कि अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रोथ होती है वो डैश होती है और थिंकिंग डैश होती है। तो देखो, अर्ली चाइल्डहुड में जो हमारी ग्रोथ होती है ना कहीं स्टडी होती है, स्थिर होती है, ज़्यादा नहीं कर रही होती है, लेकिन हमारी जो थिंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगोसेंट्रिक होती है। हम क्या करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। ठीक है, हमें दूसरे का पर्सपेक्टिव जो है वो नज़र ही नहीं आता। बच्चे को लगता है कि वो जो कह रहा है, वो जो पसंद करता है टीवी शोज़ देखना, सबको वही पसंद होगा, वो अपनी मर्जी का ही कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अब दूसरा लिखा है कि जो मिडिल चाइल्डहुड होता है, मिडिल चाइल्डहुड में जो ग्रोथ होती है ना वो थोड़ी सी धीमी होती है, रुकी हुई नहीं होती है, थोड़ी सी धीमी होती है, लेकिन उसकी जो सोच होती है वो लॉजिकल होती है, वो लॉजिकली इस स्टेज पे आके सोचना शुरू कर देता है। बच्चे को अब ये पता चल जाता है कि बर्फ़ से पानी बनता है तो पानी से बर्फ़ दोबारा फिर से बन जाएगी। ठीक है, अगर 2 + 4 6 होते हैं तो 4 + 2 भी 6 ही होते हैं, ये बच्चे को पता लगने लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है, ठीक है, जो किसी स्थिति के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीयकरण। मतलब इस स्टेज में जो बच्चा होता है ना वो एक ऐसी स्टेज में होता है जहाँ पर वो सिर्फ अपने को ही केंद्र में रखता है,
उसे लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ बस मेरा वही चीज़ है और कोई भी मेरे आसपास का जो है उनकी कोई थिंकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस बच्चा अपने बारे में ही सोच रहा होता है। ठीक है, दूसरों की जो थिंकिंग होती है उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आता है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे होते हैं, क्योंकि असेसमेंट हमारी बहुत टाइप की होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाती है, असेसमेंट एज लर्निंग हो जाती है, तो बहुत टाइप की असेसमेंट होती है। उसी में से पूछा है असेसमेंट फॉर लर्निंग का मेन पर्पज़ क्या होता है? तो उसका पर्पज़ होता है टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम फीडबैक के लिए असेसमेंट कर रहे होते हैं। हम इसलिए असेसमेंट कर रहे होते हैं ताकि बच्चों को हम फीडबैक देख सकें कि बच्चे आपने ये क्वेश्चन गलत किया है, आपको ऐसे करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ को सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा कोई चीज़ गलत स्पेलिंग लिख रहा है तो हमें उसे बतानी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे को लगा ये सही है, वो हर बार हर लॉन्ग टाइम अगर कभी भी उसकी वो स्पेलिंग ठीक नहीं करी ना तो हमेशा के लिए वो स्पेलिंग उसके दिमाग में बस जाएगी। उसको वैसे भी नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, उसके लिए तो सही मानी जाएगी ज़्यादातर, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 ईयर में बच्चा जो है वो भाषा बोलने भी लगता है और हमारी जो भाषा है उसको समझने भी लगता है। इसलिए जब हम बच्चों को कोई पहेलियों के माध्यम से किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कुछ पहेली आ जाती है कि हरा रंग है मेरा, लाल मिर्ची मैं खाता हूँ, तो ये जो हरा रंग है और जो लाल मिर्ची खाता है या मिर्ची जो खाता है वो कौन खाता है? वो तोता खा रहा होता है। तो हमने इस तरह से पहेली पूछ के बच्चे से हमने किसी पक्षी के बारे में बातचीत करी है, तो बच्चा इस चीज़ को समझने भी लगता है और उसका इंटरेस्ट भी आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कैरोल गिलिगन जो थी वो कोलबर्ग की स्टूडेंट थी और इन्होंने जो मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दी थी उनका उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नारीवाद दृष्टिकोण से। इसलिए किया था क्योंकि जब जो कोलबर्ग थे उन्होंने जब मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी तो उन्होंने जितनी भी सिचुएशंस दी थी कि एक सिचुएशन है कि आप अपनी जान बचाओगे कि दूसरे की जान बचाओगे, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने सारे लड़कों का ही इस्तेमाल किया था, लड़कियों को लिया ही नहीं था। इसलिए कैरोल गिलिगन है उन्होंने कहा कि आपको एक्सपेरिमेंट में लड़कियों को भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो थिंकिंग होती है वो अलग अलग होती है, तो आपने लड़कियों के जो व्यू पॉइंट है उनको क्यों नहीं लिया, इसीलिए उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया। उसके बाद है, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं और प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा जो इन्फेंसी स्टेज में होता है, बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में 0 से जो 2 वर्ष की उम्र का जो बच्चा होता है ना, 0 से 2 उम्र का जो बच्चा होता है वो ज़्यादातर अपनी फैमिली के पास रहता है, और फैमिली क्या है? सोशलाइजेशन की प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजेंसी है। फिर बोला है प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है वो 2 से 6 होती है। 2 से 6 उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपने पड़ोसियों के बच्चे के साथ भी खेलना शुरू कर देते हैं और स्कूल भी जाने लग जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के माध्यम से चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है, डिस्ग्राफिया। देखो डिस्ग्राफिया जो है इसमें ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ जो हम हाथों से बनाते हैं, तो जहाँ कर भी डिस्ग्राफिया आपका लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया का ऑप्शन नंबर जो 4 है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को अक्षरों की बनावट लिखनी नहीं आ रही है, अक्षर बनाने नहीं आ रहे हैं, वो पी को क्यू लिख दे रहा है। ठीक है, और भी जैसे 6 है उसको 9 लिख दे रहा है, वो क्या कर रहा है वहाँ पर कुछ लिखने में गलतियाँ करे जा रहा है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगी या फिर कोई बीच में स्पेलिंग ही छोड़ देगा। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया जो है उसका मतलब होता है आपको लिखने में जो राइटिंग है उसमें प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्यों होगा? माफ़ कीजिएगा। देखो आपने एक टर्म सुनी होगी एनरिच इन्वायरमेंट।
एनरिच इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें जो टीचर है बच्चे के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखता है जिसमें बच्चा बिना डरे कोई भी चीज़ पूछ लेता है टीचर से, सॉरी, कितनी बार भी पूछ लेता है। तो अगर हमने बच्चों को बहुत ही प्रतिभावान बनाना है, उनको हर चीज़ में सक्सेस लानी है, तो टीचर को क्लास में एक फ्रेंडली बिहेवियर जो है बच्चों के साथ रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट ऑटिज्म का शिकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वही हो जाएगा, क्योंकि ऑटिज्म वाला जो बच्चा होता है ना, वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है। ठीक है, उसकी दिनचर्या रोज की सेम ही रहेगी। सुबह इतने बजे उठेगा, खाना खाएगा, सोएगा, नहाएगा, धोएगा, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, एक ही रूटीन को फॉलो करना उसे पसंद होता है। उसको रूटीन चेंज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता, अपने ही आप में रहना उसे पसंद होता है। इस टाइप का जो अगर कोई बिहेव करता है तो बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षक को समावेशी कक्षाओं की दशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षक जो इंक्लूसिव क्लासेस जो है क्लासरूम की दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए? ठीक है, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन में दे रखा है क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशन। देखो, हम कोई भी चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमें करिकुलम के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा। दूसरा है इनकॉर्पोरेट डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव, यानी कि आपको जो विविध दृष्टिकोण हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हैं बच्चों को, तो हमें उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए। और ऑप्शन 3 है हमारा कि एग्जामाइन देयर ऑन इम्प्लिसिट वाइज, यानी टीचर को भी अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि मैं कहीं लड़का लड़की को लेकर वाइज तो नहीं कर रहा कि मैं लड़कियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ या लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तो अगर ये इन तीन चीज़ों को टीचर अच्छे से फोकस कर लेता है तो वो इंक्लूसिव क्लासरूम को बहुत अच्छे से शामिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है। आपकी क्लासरूम में अलग अलग डाइवर्सिटी के बच्चे आएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका होगा, अलग अलग धर्म, संस्कृति, भाषा के बच्चे भी आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उन सभी को इम्पोर्टेंस देनी है और जो ह्यूमन डाइवर्सिटी है उसको एक रिफ्लेक्शन के रूप में देखना है कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, इससे क्योंकि जो डाइवर्सिटी होती है उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, हमें बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आता है, वही कथन और कारण की बात करी है। तो कथन जो हमारे दे रखा है वो है कि विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक यानी कि बच्चों के बीच में क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको हमें सुगम बनाना है। तो शिक्षक को उन्हें क्या करना चाहिए, विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। ऑफकोर्स आप ऐसा नहीं है कि बच्चे को रोज़ एक ही टाइप के सवाल पूछोगे या ये कहोगे कि बच्चे इस बुक में जो है 3-4 क्वेश्चन है, याद करके आ जाना और कल मुझे सुना देना। तो बच्चा इसमें अपना क्या दिमाग लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। आपको क्या चाहिए, आप अलग अलग सिचुएशन में बच्चे को रखें कि बेटा देखो, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, कोई साथ नहीं दे रहा, तो तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे? क्या तुम पेपर देने जाओगे या अपने उसको इंसान को बचाओगे? तो आपने एक ऐसी सिचुएशन दे दी जहाँ पर बच्चा क्रिटिकली सोचने लग जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सिंपल सा नहीं बोल देना है कि बेटा देखो, तुम जा रहे थे सामने, तुम्हारे सामने पेंसिल पड़ी थी, अब तुमने उठानी नहीं। इसमें क्या सिंपल है, उठा के निकल ले गए फिर छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर जो है दोनों सही हैं, क्योंकि इसमें सॉरी आर का जो दे रखा है ना रीज़न, वो ये दे रखा है कि जब विद्यार्थी विभिन्न मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न रहते हैं। कारण ये दे रखा है कि जब बच्चों को आप अलग अलग एबिलिटीज़ जो सिचुएशन है उसमें देते हैं और डाल देते हैं बच्चों को और ऐसे सवाल पूछते हैं, तो वो अपनी थिंकिंग स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? जब आप बच्चे को लर्निंग करा रहे होते हैं तो आपका मेन जो एक क्या बोलते हैं गोल है वो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे को आपने किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। बच्चे के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें। बच्चा हर चीज़ को क्रिटिकली सोचने समझने की क्षमता रखता हो। ऐसा ना हो कि किसी ने 2-4 बातें बता दी हैं, बच्चे ने सुन ली। बच्चे को आपने ऐसा बनाना है कि अगर किसी ने कोई बात बताई है तो उसके बारे में सर्चिंग करें कि क्या वो बात सही में असल में सच है भी या नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। क्योंकि अगर आप पहले ही बच्चे को कोई डिफ़िकल्ट चीज़ दे दोगे तो बच्चा अगले बार कोई जवाब देने की सोचेगा ही नहीं। इसलिए आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप बच्चे को सबसे पहले क्या करें, आप जर्नल टू स्पेसिफिक दें। ठीक है, थोड़ा सा आप जनरल आइडिया दें और उसके बाद आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बच्चे को प्रोवाइड करवाएं।
ठीक है। तो आज के हमारे जो 30 क्वेश्चन हैं वो हमारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें जो क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जैसे बायजूस ऐप की मैं बात करूँ या अड्डा 24/7 की बात करूँ, तो इन ऐप को मुझे लगता है कि ये आपको रिकमेंडेशन ठीक रहेगा, आप इन ऐप को ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और पूरे 2.5 घंटे की टाइमिंग चलती रहती है। तो मैंने तो इसी तरह से प्रैक्टिस करी थी। बाकी यूट्यूब से आपने पूरा थ्योरी पढ़ लेनी है, और अगर आपने रिवीजन करनी है या प्रैक्टिस करनी है तो आपको इन दोनों ऐप के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए, ठीक है। बाकी CDP मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मेरे 29 स्कोर किए थे, बस एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में अच्छी बात है कि आपको भी थोड़ा पता लग जाए कि नेक्स्ट टाइम हमारा जब पेपर आने वाला है तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।